गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे एक महत्वपूर्ण जनजाति जो हमारे सिलेबस में है, सिलेबस का पार्ट है रुवाला बद्दू जनजाति। बद्दू जनजाति या बोडविंस जिसकी हम बात करते हैं, ये एक युद्ध प्रिय लड़ाकू जनजाति कबीला है। एक तरह से यह जनजाति है, आदिम जाति है। ये अरब के अरब सऊदी अरब ये भाग या अरब जो कह सकते हैं जगत है उसकी संस्कृति से रंगी एक महत्वपूर्ण जनजाति है, जो हमारे विषय में हम लोग बहुत ही रुचि के साथ में इसको पढ़ते हैं, क्योंकि ये जनजाति एक अलग संस्कृति, अलग परंपराओं का द्योतक रही है। ये इस्लामिक संस्कृति के उदय से लेकर उसके प्रभाव, उसके प्रसार तक एक महत्वपूर्ण अपना रोल प्ले करती आई है। इस जनजाति की जो खास विशेषताएं हैं, जो इसे काफ़ी महत्वपूर्ण और एक तरह से रोचक बना देती हैं, वो ऐसी कुछ विशेषताएं हैं। पहला सामान्य परिचय, हम इस शीर्षक के अंतर्गत हम देखते हैं कि अरब जो है जगत में एक निवास करने वाली एक लड़ाकू या युद्ध प्रिय जनजाति है, जो ऊँटों और अपने अन्य पशुओं, भेड़ बकरियां और एक से जो अन्य पशु हैं उनके साथ उनका पालन पोषण करते हुए अपना जीवन यापन करती है, भरण पोषण करती है। इसका निवास क्षेत्र की जो बात करें, उससे पहले हम लोग एक बात और देखें इनके बारे में कि ये अकेले सिर्फ सऊदी अरब तक सीमित नहीं है। अरब जगत का मतलब अरबी भाषा जिन जिन क्षेत्रों में बोली जाती है, उनमें से अधिकांश इससे जो सऊदी अरब और उसके आसपास के क्षेत्रों में हैं, जैसे हम लोग बात कर सकते हैं जॉर्डन कह सकते हैं, सीरिया कह सकते हैं, इसमें इराक का कुछ भाग कह सकते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब का बहुत बड़ा भाग जिसको कह सकते हैं रुवाला श्रेणी के आसपास का इलाका है, जो उसका उत्तरी मध्य इलाका है, जिसको कह सकते हैं कि उस क्षेत्र में ये बहुतायत से निवास करती है। इस जनजाति में कुछ खास विशेषताएं हैं, जिसको इसके जीवन की हम लोग जो देखें, एक तरह से देखें तो पशुपालन इनका महत्वपूर्ण और एक तरह से इनकी अर्थतंत्र की रीढ़ है, सामाजिक आर्थिक तंत्र की रीढ़ है, मेरुदंड है इनकी जीवन जीने के तरीके का और इसकी सामाजिक या सांस्कृतिक जीवन का। तो पशुपालन इनका महत्वपूर्ण, पशुपालन पर आधारित एक जनजाति कबीला है और इनका कृषि से कोई विशेष लगाव नहीं है, क्योंकि अतीत काल से ही पशुपालन के ऊपर ही अपना जीवन यापन करते आए हैं। अच्छा, अब हम ये जानते हैं कि इनका जीवन क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या हम लोगों को पढ़ने के लिए क्यों आवश्यक है, वो चीज़ भी हम लोग जान लेते हैं। पिछली बार हमने देखा जो दो जातियाँ पढ़ी हैं, जनजातियाँ पढ़ी है, एक पिग्मी पढ़ी है, वो बिल्कुल उष्ण और आर्द्र जलवायु है या तर जलवायु की रहने वाली एक तरह से जाति थी, जनजाति थी। उस कबीले की जीवन संस्कृति और समाज के बारे में हम लोगों ने, अर्थव्यवस्था के बारे में जाना। तो उसके बाद हमने मध्य अक्षांशीय या जो भागों में निवास करने वाली किर्गिज जनजाति है, वो पशुपालन पर निर्भर है, उनके बारे में जाना कि उनके जीवन में किस तरह का उनके जीवन यापन का ढंग क्या है, तौर तरीके क्या है, किन किन पशुओं का उनके जीवन में उपयोग रहता है, वो कृषि पर किस प्रकार आश्रित है, अन्य सामाजिक कबीलों पर या सामाजिक संस्कृति के जो आसपास के क्षेत्र हैं उन पर किस तरह से वो आश्रित है, सरकारी उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, सरकारों ने उनके जीवन को बदलने के लिए क्या प्रयास किए। अब हम लोग इसके बारे में पूछेंगे, क्योंकि ये मध्य अक्षांशीय नहीं है, ये उष्ण एवं शुष्क मरुस्थलीय दशाओं में निवास करने वाले हैं। वो मध्य अक्षांशीय थे, वहाँ पर उनका अलग ही, वहाँ पर बर्फ जमने और बर्फ पिघलने के साथ में ट्रांसमिरेंस का हमने प्रभाव देखने की कोशिश की। यहाँ पर इस तरह का नहीं, उष्ण और शुष्क जलवायु दशाओं में निवास करने वाले बद्दू लोग हैं। इसलिए हमारे लिए जो जलवायु दशाएं हैं ना, वो बड़े महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हर जनजाति जो हम पढ़ रहे हैं सिलेबस में, उनकी एक निश्चित और महत्वपूर्ण जनजाति की एक तरह से निवास क्षेत्र की जो जलवायु दशाएं होती है, उसके हिसाब से हम पढ़ते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं निवास क्षेत्र की। ये सऊदी अरेबिया के उत्तरी मध्य भाग में जो रुवाला श्रेणी है, उनके आसपास तो इनकी संख्या प्रचुरता में मिलती है। उसके अलावा सीरिया, जॉर्डन और जो कह सकते हैं इराक का छोटा सा भाग है, वहाँ पर भी ये इस जनजातीय कबीले के लोग काफ़ी संख्या में मिलते हैं। वहाँ पर दो भाग है, एक हमद का जो मरुस्थल है और एक नजद का मरुस्थल है। हमद का मरुस्थलीय भाग है और नजद जिसको नफूद भी कहते हैं। इस प्रकार दो ये मरुस्थलीय भाग है, इन मरुस्थलीय भागों के बीच में ये निवास करते हैं। अच्छा, प्राकृतिक वातावरण जलवायु। प्राकृतिक
प्राकृतिक वातावरण जो कि हम देखते हैं कि अरब का जो या मध्य पूर्व के अधिकांश भाग है वो एक तरह से कहते हैं मरुस्थलीय भागों के रूप में ही वहाँ मौजूद है। मरुस्थलीय भाग, तो मरुस्थलीय भागों में भी कुछ मरुस्थल शीत मरुस्थल होते हैं, कुछ शुष्क जो कह सकते हैं कि उष्ण मरुस्थल होते हैं। तो ये उष्ण मरुस्थलों वाला एक तरह से इलाका है, इलाकी क्षेत्र है। इसकी जलवायु दशाएं बहुत कठिन है। इस जनजाति के निवास क्षेत्र की जलवायु दशाएं बहुत कठिन है। कैसे है? क्योंकि एक तो ग्रीष्म काल में यहाँ पर पानी की भयंकर कमी हो जाती है, क्योंकि वर्षा यहाँ पर 10 से 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होती है। फिर दूसरी बात है कि यहाँ पर वर्षा तो कम होती है, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि यहाँ पर ग्रीष्म काल में सिमोन नाम की एक उष्ण और शुष्क पवन चलती है, जिसके कारण यहाँ की नमी और समाप्त हो जाती है, रेतीले तूफान आते हैं। इस प्रकार एक प्रतिकूल जलवायु दशाओं में निवास करने वाला एक समुदाय है। लेकिन यह प्रतिकूल स्थितियाँ किसी न किसी समुदाय को कुछ न कुछ मजबूतियाँ प्रदान करती है। वो मजबूतियाँ क्या रहती है कि ये अपनी विपरीत परिस्थितियों में लड़ने के कारण जूझने की एक अद्भुत क्षमता इनके भीतर होती है, और ये लड़ाकू और युद्धप्रिय होती हैं। क्योंकि संसाधनों पर नियंत्रण को लेकर के, चारागाहों पर नियंत्रण को लेकर के इनके बीच में आपसी संघर्ष होते रहते हैं, स्थानीय कबीलों के साथ में और अन्य लोगों के साथ में। इनकी अर्थतंत्र या अर्थव्यवस्था जो इसकी बात करें तो इनकी अर्थव्यवस्था मूलतः देखा जाए तो पशुपालन पर ही निहित है, पशुपालन पर ही आधारित है। पशुपालन ही इनकी अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है, और पशुपालन ही इनके लिए सब कुछ है। क्योंकि इनकी यहाँ पर इनकी जीवन के व्यापन के साधन हैं दो तरीके, उनमें दूध, मांस, दूध उत्पाद है, खाल है या अन्य पशु उत्पाद है, उनके आधार पर ही इनका जीवन यापन होता है। ऊंट इनका सर्वप्रिय प्रमुख पशु है। ऊंट क्यों प्रिय है? क्योंकि ऊंट इसलिए प्रिय है इस क्षेत्र में क्योंकि ऊंट रेगिस्तान में किसी भी अन्य पशु की तुलना में ज़्यादा तेज और फुर्ती के साथ में गमन करता है। उसकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और उसके पांव जमीन में नहीं धंसने के कारण वो भी उसकी जलवायु के हिसाब से भी वो ठीक है, और पानी पीने के हिसाब से और पानी को स्टोर करने के हिसाब से अपनी बॉडी के अंदर कई दिनों तक पानी नहीं पीता। इस वजह से भी ऊंट काफ़ी फायदेमंद पशु है। इसके अलावा भेड़ बकरियां भी ये लोग पालते हैं, कुछ और अन्य पशु भी ये पालते हैं। अच्छा, भोजन एवं खान पान। इनका भोजन पशुओं के साथ साथ ये अपने पशु उत्पादों के बदले में एवज में अन्य सीमांत जो लोग होते हैं उनसे अपने खाद्य पदार्थ हैं, जैसे गेहूं है, चावल जो या राई जवार इस तरह के कोई भी लोग जो उपजाते हैं आसपास के खाद्यान्न या आसपास सीमांत जो कृषक है उन सीमांत कृषकों से वो चीज़ें प्राप्त करते हैं, बदले में अपने ऊँटों से और जो अन्य पशुओं से जो दूध और दूध से बने उत्पाद, खाल और मांस की आपूर्ति कर वो अपनी चीज़ें पूरी करते हैं। खान पान, इनका खान पान का तरीका एक तरह से ये मांस तो है ही है, अन्य खाद्यान्नों का भी सेवन काफ़ी मात्रा में अपने भोजन का हिस्से के रूप में ये लोग करते हैं। इनके लिए एक खास चीज़ और है जो इनके जीवन चरित्र का हिस्सा है, वो है कहवा का प्रयोग। ये कॉफ़ी को बहुत ही उत्तम एक तरह से खाद्यान्न वस्तु के रूप में या एक पेय फसल के रूप में ये लोग समझते हैं, क्योंकि इनके स्वागत सत्कार का आतिथ्य का तरीका है वो कहीं ना कहीं इनके खान पान और उस पर निर्भर करता है। किस पर? भोजन जो सॉरी इनका अक्सर कहवा पर निर्भर करता है, जिसको कह सकते हैं कहवा यानी कॉफी, है ना। तो कहवा, इन किसी से अगर दोस्ती करेंगे तो उस दोस्ती के लिए ये कहवा पिलाकर उससे दोस्ती करना चाहेंगे। कोई अतिथि आएगा उसका सत्कार करेंगे तो सत्कार भी कहवा पिलाकर करते हैं। अच्छा, आवास, इनके आवास क्योंकि ये घुमक्कड़ पुष्टारक होते हैं तो आवास इनकी स्थायी नहीं है, इसलिए एक के बाद एक अपने स्थानों पर चेंज होते रहते हैं। तो घुमक्कड़ आवास होने के कारण, तो इस तरह घुमक्कड़ कबीला होने के कारण इनके अस्थायी आवास होते हैं और ये तंबू स्वरूप में होते हैं जो भेड़ बकरियों की खाल और ऊंट की खालों से बने हुए होते हैं। अच्छा, इसमें भी दो भाग होते हैं। आवास में क्या होता है कि एक तंबू के भीतर दो पुर्त बने होते हैं, एक महिलाओं के लिए अलग भाग होता है और एक दूसरा भाग पुरुषों के लिए होता है। और उसके बीच दो तंबुओं के बीच में इनका जैसे दो तंबू है, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, बीच में
पशुओं का एक तरह से बाड़ा होता है और उसमें अपने पशुओं को ये लोग यहाँ पर रखते हैं, पशुओं को अपने ये उस बाड़े के भीतर रखते हैं। तो हमें इन चीजों के बारे में भी, इनके बारे में, और इनका जैसे आवास होते हैं इस तरह से कई आवासों के बीच में इनका एक वो पूरा कबीले के इस तरह के आवास होंगे, उसके बीच में कबीले के मुखिया का आवास होगा और वहां पर कबीले का जो मुखिया है, सरदार है, वो इस कबीले का मुखिया यहाँ इन सबके बीच में उनका आवास रहेगा। इस तरह से इनका एक आवास व्यवस्था हम लोग इनकी देख सकते हैं। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीजें आती है, सामाजिक सांस्कृतिक परंपराएं। सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं में हम लोग जिन चीजों के बारे में देखते हैं कि समाज में शादी विवाह किस प्रकार होते हैं, इनके आतिथ्य सत्कार किस प्रकार के होते हैं, इनकी इनकी परंपराएं क्या है, किस प्रकार ये अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं अपने सामाजिक जीवन में, और तमाम तरह की जो समाज संस्कृति है उसको किस तरह से ये लेकर चलते हैं। इनका एक पारिवारिक ढांचा है वो पितृसत्तात्मक होता है और पितृसत्तात्मक ढांचा होने के कारण ये जो इनका पुरुषों की भूमिका इनके समाज में ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि और एक लड़ाकू कबीला है तो इस कारण ये भी एक महत्वपूर्ण हो जाता है कि पुरुषों की भूमिका कहीं ना कहीं यहाँ पर अधिक महत्वपूर्ण बन जाती है। तो इनकी सामाजिक सांस्कृतिक परिवार एक महत्वपूर्ण इकाई रहती है और परिवार में कोई पुरुष मुखिया होता है जो उस परिवार पर अपना नियंत्रण रखता है। एक परिवार में इवन एक कबीले में जिसको एक उनका बस्ती होती है, निवास क्षेत्र होता है, उसमें ये कम से 3-4 पीढ़ियों के लोग निवास करते हैं और उनका एक मुखिया होता है और मुखिया का चयन में उसकी सूरवीरता, साहस, कुलीनता और एक तरह से बहादुरी का परिचय जिसपे और निर्णय शक्ति जिसकी अच्छी होती है, उसी व्यक्ति को ये परिवार का मुखिया चुनते हैं। कई परिवारों के मुखिया को समुल्लाह कहते हैं, एक छोटा एक तरह से कबीला मान लिया, और कई समुल्लाह के समूह को एक कबीला कहते हैं और कबीलाओं के ऊपर जो एक तरह से बड़ी जो महासंघ होता है कबीलाओं का, उसको अनेजिया कहते हैं। इस प्रकार एक महत्वपूर्ण कड़ी बन जाती है कि परिवारों के कई समूहों को समुल्लाह कहते हैं, समुल्लाहों के कई समूहों को कबीला कहते हैं और कई कबीलों के जो महासंघ होता है उस महासंघ को अनेजिया कहते हैं। और इस प्रकार इस तरह का रहता है। इसमें क्या रहता है कि इनकी शादी का तौर तरीका होता है वो एक तरह से अरब के अन्य समुदायों की बात ही होता है, यानी कि जो मुस्लिम एक तरह से जगत में जिस तरह से अपनी सगी बहन को छोड़ करके वो चाचा, ताऊ और मामा, बुआ की लड़की को शादी करना ये उत्तम माना जाता है इनके समुदाय में। और इसके अलावा यहाँ पर बहुपत्नी प्रथा भी होती है। ये बहुपत्नी प्रथा की भी इसमें मौजूदगी रहती है, लेकिन ये रहता है कि संबंधित व्यक्ति की संपन्नता और कुलीनता पर ये निर्भर करता है। अगर एक पुरुष के कई पत्नी हैं तो उनके लिए पृथक पृथक तंबू की व्यवस्था भी रहेगी। इस प्रकार यहाँ इनकी व्यवस्था रहती है। अच्छा, इनकी जैसे कहते हैं कुछ निर्धारित महर मूल्य के बदले शादियां होती है और युद्ध प्रिय लड़ाकू कबीला, क्योंकि इस मुश्किल और प्रतिकूल जलवायु दशाओं वाले माहौल में ये समुदाय निवासरत है, इसलिए यहाँ इन समुदाय के लोगों के कारण और चूंकि मध्य एशिया और इसके आसपास के इलाकों में हमेशा से ही अस्थिरता और एक तरह से संसाधनों पर आधिपत्य की एक तरह से शुरुआत से ये चीजें यहाँ पर एक तरह प्राचीन काल से ही इस तरह का माहौल रहा है। तो इस दशाओं का प्रभाव यहाँ पर बड़ा युद्ध प्रिय लड़ाकू कबीला है। ये अरब जगत या इस्लामिक जो धर्म है उसके प्रचार प्रसार में या इस्लामिक राज्य की स्थापना और फैलाव में भी इस बद्दू कबीला या बोडविन कबीले का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है अतीत काल से। और आज भी अपने जो एक तरह से जो पहनने ओढ़ने का ढंग होता है, इसमें जो एक तरह से पजामा, एक तरह से ढीला ढाला पायजामा पहनते हैं, उसके ऊपर एक लंबा चोगा धारण करते हैं और एक तरह से चादर का भी लपेटने का इनका रहता है। सिर पे टॉप पहनते हैं और उसके ऊपर एक रस्सी नुमा सी कुछ बांधते हैं। इस तरह का ये इनका पहनने का कल्चर होता है या इनकी संस्कृति का हिस्सा होता है। और वो चादर रहती है, उसके पुर्त में कई तरह के, उसके अंदर कई पुर्त बने हुए हैं या कई भाग ऐसे बने हुए हैं जहाँ हथियारों को रखने की जगह होती है। अब उनके
के भीतर कई जो मूर्त मौजूद होते हैं उनके भीतर हथियार रखने की जगह होती है, ताकि जब भी इनको युद्ध के समय अगर हथियारों की जरूरत पड़े या कई अपने कबीले पर हुए आक्रमण के प्रति अगर प्रतिहिंसा की भावना दिखानी हो। और एक सबसे बड़ी चीज इनकी विशेषता रहती है, इसमें प्रतिहिंसा की उग्र भावना रहती है। अगर किसी ने इनके साथ किसी भी प्रकार का अगर जोर जबरदस्ती जुल्म करने की कोशिश की तो उसमें एक अग्रेसिव एटीट्यूड रहता है, जो सामने वाले कबीले के प्रति या किसी दूसरे समुदाय के प्रति ये रक्तपात और हिंसा से पीछे नहीं रहते किसी भी युद्ध में। हाँ, हालांकि ये उदार स्वभाव के होते हैं, दिलेर होते हैं, आतिथ्य संस्कार में बहुत ज्यादा भागीदार होते हैं। परंतु अगर किसी ने गलत इनके साथ में कुछ किया है या कुछ गलत तरीके से इनके संसाधनों पर कब्जा करने की कोशिश की है, तो फिर इनका उत्तर ये प्रतिहिंसा में जबरदस्त ढंग से देते हैं। अच्छा, आधुनिक सभ्यता का प्रभाव, क्योंकि आज विश्व की कोई ऐसी जनजाति नहीं बची जिस पर आधुनिक सभ्यता के प्रभाव से कोई अछूती हो, थोड़ा न थोड़ा प्रभाव उनके ऊपर कहीं ना कहीं पड़ा है। तो इस बद्दू जनजाति पर भी आधुनिकता का काफी प्रभाव पड़ा है। और जो कि अरब जगत की विभिन्न सरकारें हैं, आजकल अरब संसाधन संपन्न होता जा रहा है। एक इनके क्षेत्रों में एक तरह से कहेंगे जिस रुवाला श्रेणी और इसके आसपास के ये लोग निवास करते हैं या ग्रीष्म काल में सिर्फ जलाशय के आसपास सिमट जाते थे, तो उसके कारण क्या है कि इन समुदायों के पास से पेयजल की बड़ी समस्या होती थी और अपने पशुओं के लिए जल की समस्या होती थी। तो जो अरेबियन नेशनल कंपनी है, पेट्रोलियम जो उत्पादक कंपनी है, उन्होंने यहाँ कई पाताल तोड़ कुएं बना करके इनको एक तरह से पुनर्वास की या एक तरह से कहते हैं इनको स्थायीकरण की सुविधा प्रदान की है। और जॉर्डन, सीरिया और लेबनान और एक तरह से कहें कि इराक की सरकारें हैं, जिन क्षेत्रों में ये लोग निवास करते हैं उनको स्थायी करने के लिए प्रयास करते जा रहे हैं, ताकि बुद्धू एक सामाजिक एक तरह से हाशिए के वर्ग हैं, वो एक तरह से मुख्य धारा में शामिल होकर के अपनी भूमिका एक सभ्य समाज के साथ कहीं न कहीं जोड़ सके। क्योंकि इनके इस उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में पेयजल की बड़ी समस्या रहती है। जो पेयजल की समस्या जहाँ कहीं अगर अच्छे तरीके से उपलब्ध होती है या ओसेस जो मरुस्थलों में होते हैं, मरुद्यान होते हैं, उन मरुद्यानों के निकट इनकी उपलब्धता ज़्यादा होती है, ताकि इनके पशुओं को और इनके लिए पेयजल सुलभ हो जाए। तो फिर वो अच्छे तरीके से एक तरह से, या एक और होता है इनके साथ में इनका घुमक्कड़ जीवन होता है, उसके कारण ये चारागाहों की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह ये चलते रहते हैं। तो उसके कारण भी ये घुमक्कड़ जीवन की प्रवृत्ति का कारण है पानी की कमी, क्योंकि पानी जहाँ होगी लगभग घास भी अच्छी तरीके से होगी, और घास अच्छी होगी तो सीधी बात है उनको पशुओं के लिए उनका जो जीवन आश्रित है वो अच्छे तरीके से रहेंगे, तो वो भी वहाँ पर स्थायी होकर रह जाएंगे। तो इस प्रकार विभिन्न सरकारों के प्रयासों के कारण आज बद्दू मुख्य धारा में आने का प्रयास कर रहे हैं। विभिन्न जो गांवों और कस्बों के भीतर ये सेटल होने का प्रयास कर रहे हैं सरकारी प्रयासों के माध्यम से। और ये जनजातीय समुदाय विश्व का एक महत्वपूर्ण युद्ध प्रिय लड़ाकू कबीला आज कहीं न कहीं सरकारी प्रयासों और बाहरी सभ्यता के प्रभाव स्वरूप हल्का, उतना ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है, नहीं, धीरे धीरे ये चीज़ें होगा, लेकिन सरकारी प्रयासों के कारण कुछ बदलाव इनके भीतर भी देखने को मिला है। अब हम इस घुमक्कड़ कबीले के बारे में जान करके हमें लगेगा कि किस तरह से विभिन्न प्रतिकूल पर्यावरणीय दशाओं में मानव समुदाय या एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म की कंडीशन में ये समुदाय किस प्रकार अपना जीवन यापन करते हैं। अब हमें सब जो मुख्य धारा के लोग हैं वो प्रयास करते हैं तमाम तरह से अपने राष्ट्र की और समाज की उन्नति के लिए विभिन्न वैज्ञानिक खोजों और नवाचारों के माध्यम से, तो उसका प्रभाव इन समुदायों पर कितना पड़ा है ये जानना ही हमारे मानव भूगोल के पढ़ने का कहीं न कहीं महत्वपूर्ण उद्देश्यों से एक रहा है। तो इस प्रकार आज की इस क्लास का यही पर समापन होता है, और आप सभी को इसके लिए धन्यवाद। आराम से पढ़ते रहें इसको और वीडियो को देख लें। जो कोई भी समझ चीज़ नहीं आए तो फिर आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद।